आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वैन डी ग्राफ जनरेटर। वैन डी ग्राफ जनरेटर जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, ये हमारे विद्युत विभव और धारिता के चैप्टर का ही एक पार्ट है। वैन डी ग्राफ जनरेटर या जनित्र 1931 में प्रोफेसर आर.जे. वैन डी ग्राफ ने एक ऐसी विद्युत उत्पादक मशीन अथवा एक ऐसे जनित्र जनरेटर का निर्माण किया जिससे 10 लाख या इससे अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। इस मशीन को उनके ही नाम पर वैन डी ग्राफ जनित्र कहते हैं। वैन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में पढ़ने के लिए हमें इसे 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है। सिद्धांत, रचना, कार्यविधि, उपयोग और दोष, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग, यूजेस एंड डिमेरिट्स। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके सिद्धांत पे। वैन डी ग्राफ जनरेटर का जो सिद्धांत है वो नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित है। जब किसी धनावेशित चालक का कोई सिरा नुकीला होता है तो नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है। उस स्थिति में विद्युत पवन चलने लगता है जिसमें धनावेश होता है। हम इसके कंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके कंस्ट्रक्शंस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीजों को लिखा हुआ है, नोट किया हुआ है। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर हमें एक चित्र में प्रदर्शित किया हुआ है जिसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला एस होता है जो पीपी, ये देखिए ये वाला हमने पी से डिनोट किया, इसे भी हमने पी से डिनोट किया है। पीपी ये लगभग 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभ होते हैं जिस पर ये गोला जो है वो टिका होता है। P1 और P2 दो घिरनियां होती हैं जिनसे होकर विद्युत रोधी पदार्थ जैसे रबर या रेशम का एक बेल्ट गुजरता है। घिरनी P1 को किसी अन्य मशीन के द्वारा रोटेट कराया जाता है, घुमाया जाता है, जिससे ये जो बेल्ट है ये ऊर्ध्वाधर तल में तीर की दिशा में गति करने लगता है। C1 और C2 धातु की दो कंघियां होती है। C1 को हम फुहार कंघी स्प्रे कॉर्ड कहते हैं और C2 को संग्राहक कंघी कलेक्शन कॉर्ड कहते हैं। कंघी C1 को एक उच्च तनाव की बैटरी, हाई टेंशन बैटरी के पॉजिटिव सिरे से यानी कि धनात्मक सिरे से जोड़ दिया जाता है जिससे कि यह 10,000 वोल्ट पर रह सके, तथा कंघी C2 को गोले S से जोड़ दिया जाता है। D एक विसर्जन नलिका है जिसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। इस गोले S से आवेश के क्षरण को, लीकेज को रोकने के लिए इस संपूर्ण व्यवस्था को, पूरे अरेंजमेंट को एक लोहे के टैंक में, ये जो हमने बनाया है ये हमारा लोहे का टैंक है, इस लोहे के टैंक में इस पूरे अरेंजमेंट को रख दिया जाता है। इस लोहे के टैंक के अंदर दाब युक्त वायु भरी होती है जो लगभग 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तथा इस लोहे के टैंक का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। अब हम इसकी कार्यविधि के बारे में बात करते हैं, इसके वर्किंग के बारे में बात करते हैं। तो जब कंघी C1 का कनेक्शन एक उच्च तनाव की बैटरी के साथ किया जाता है तो इस कंघी C1 के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है वो बहुत अधिक होता है जिसके कारण विद्युत पवन चलने लगती है जिसमें कि धनावेश होता है। ये विद्युत पवन के कारण इस पट्टी के सामने वाले भाग पर धनावेश जो है वो प्रेरित हो जाता है तथा ये ऊर्ध्वाधर तल में गति करने लगता है। जैसे ही यह पट्टी कंघी C1 के साथ C2 के सामने पहुंचता है वैसे ही कंघी C2 के सिरे पर ऋण आवेश तथा गोले के बाह्य क्षेत्र में धनावेश प्रेरित कर देता है। कंघी C2 के सिरे पर प्रेरित ऋण आवेश के कारण पुनः विद्युत पवन चलने लगता है जो इस पट्टी के धनावेश को समाप्त कर देता है तथा जो पट्टी का सिरा कंघी C2 के ऊपर आने लगता है वह भाग अनावेशित हो जाता है और यह भाग जो अनावेशित है वह पुनः घूमकर कंघी C1 के पास आ जाता है तथा फिर से धनावेशित हो जाता है और यही प्रक्रिया जो है वो लगातार चलती रहती है जिससे गोले S पर अधिक से अधिक आवेश जो है वो मिलता जाता है जिससे उसका विभव जो है 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक बढ़ जाता है। वैन डी ग्राफ जनित्र की सहायता से
आवेशित कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण इत्यादि को त्वरित किया जाता है। इसके लिए एक विसर्जन नलिका डी का प्रयोग किया जाता है। ये एक विसर्जन नलिका डिस्चार्ज ट्यूब है जिसका ऊपरी सिरा जो होता है गोले एस के अंदर होता है तथा बाहर सिरा या निचला सिरा जो होता है वो पृथ्वीकृत होता है अर्थात पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है। और इसके उपयोग और दोष के बारे में बढ़ते हैं। इसके उपयोग जो है, पहला, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए वैन डी ग्राफ जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। आवेशित कण जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण इत्यादि को त्वरित करने में किया जाता है तथा नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में किया जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स के स्टडी में भी इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। दोष की अगर हम बात करते हैं तो इसका दोष ये है कि एक तो इसका आकार जो है वो बहुत बड़ा होता है, इस कारण से इसको एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करने में असुविधा होती है, जिसके कारण ये इसका बहुत बड़ा दोष है तथा उच्च विभवांतर होने के कारण यह अधिक खतरनाक हो जाता है। इस तरह से आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ा है। ये इस चैप्टर का विद्युत विभव और धारिता इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जो संधारित्रों के संयोजन पर आधारित है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं। बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है जिसमें 4 संधारित्र जो है वो जुड़े हुए हैं, C1, C2, C3 और C4। C1 की जो धारिता है वो 12 माइक्रोफैरेड है, C2 की धारिता 6 माइक्रोफैरेड, C3 की धारिता 6 माइक्रोफैरेड और C4 की जो धारिता है वो 12 माइक्रोफैरेड दी हुई है। यहाँ पे हम एक वर्ड ले रहे हैं माइक्रोफैरेड। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, धारिता को नापने का, धारिता को मात्रक जो होता है नापने का, मेजर करने का, वो होता है फैरेड। फैरेड ये इसका एसआई मात्रक है। इसी प्रकार इससे भी छोटे छोटे और मात्रक है जिसे हम बोलते हैं मिलीफैरेड। 1 मिलीफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 1 पिकोफैरेड, 1 नैनोफैरेड, देन 1 पिकोफैरेड। 1 मिलीफैरेड मीन्स 10 to the power -3 फैरेड। 1 माइक्रोफैरेड इक्वल्स टू 10 to the power -6 फैरेड। 1 नैनोफैरेड इक्वल्स टू 10 to the power -9 फैरेड एंड पिकोफैरेड इक्वल्स टू 10 to the power -12 फैरेड। ये सभी धारिता को मेजर करने के छोटे छोटे मात्रक है। यदि हमारे पास मिलीफैरेड आता है तो 10 to the power -3 फैरेड होगा। माइक्रोफैरेड की अगर हम बात करते हैं तो 1 माइक्रोफैरेड इक्वल्स टू 10 to the power -6 फैरेड। 1 नैनोफैरेड की अगर हम बात करते हैं तो 10 to the power -9 फैरेड के इक्वल, और 1 पिकोफैरेड की अगर हम बात करें तो 10 to the power -12 फैरेड। तो इस तरह से यहाँ पे हमें C1, C2, C3, C4 जो है वो माइक्रोफैरेड में दिया गया है, तो इसे हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सारे जो है वो माइक्रोफैरेड में आपको दिए गए हैं। आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। हम इस चित्र से देख सकते हैं कि ये जो संधारित्र C2 है और C3 ये एक दूसरे के समांतर क्रम में संयोजित है तथा C1 और C2 श्रेणी, C1 और C4 जो है वो श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? Cp। ये दोनों चूंकि हमारे पास पैरेलल सीरीज में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C2 और C3 की जो धारिता होगी वो हो जाएगी आपके पास C2 प्लस C3। C2 की वैल्यू है हमारे पास 6 और C3 की वैल्यू है हमारे पास 6। ये हमने पढ़ा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो C2 और C3 जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता होती है वो होगी हमारे पास 6 + 6 = 12 माइक्रोफैरेड। इस तरह से इन दोनों का जो तुल्य धारिता है वो हमारे पास आ गया 12 माइक्रोफैरेड। अब ये जो हमारा डायग्राम है कुछ इस तरह से हो जाएगा। पॉइंट A
देन कैपेसिटर C1, फिर इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो उसकी जो धारिता ये कैपेसिटेंस आया है वो हमारे पास है Cp, देन C4 एंड पॉइंट B। C1 की कैपेसिटेंस हमको दिया हुआ है 12 माइक्रोफैरेड, अभी हमने Cp निकाला है वो भी 12 माइक्रोफैरेड और C4 है वो भी 12 माइक्रोफैरेड। कैपेसिटर्स C1, Cp एंड C4 जिनकी धारिताएं C1, Cp और C4 है आर कनेक्टेड इन सीरीज। जो हमारे पास C1, Cp और C4 धारिता के संधारित्र है ये आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित है। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 upon CS, S for series, so 1 upon C1 plus 1 upon Cp plus 1 upon C4। ये हमने पढ़ा हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 upon CS इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 की वैल्यू है हमारे पास 12 माइक्रोफैरेड, Cp की वैल्यू भी है हमारे पास 12 माइक्रोफैरेड, प्लस C4 की वैल्यू भी हमारे पास 12 माइक्रोफैरेड। इसे सॉल्व करने पे 1 अपॉन CS इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1, देन 1 अपॉन CS इक्वल्स टू 3/12, इट मीन्स 1/4। 1 अपॉन CS इक्वल्स टू 1/4। इस तरह से CS की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगा 4 माइक्रोफैरेड। ये जो आया हुआ है ये हमारे पास दिए गए चित्र के लिए बिंदु A व P के बीच तुल्य धारिता है जो कि 4 माइक्रोफैरेड है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस of 5, 4 and 3 microfarad respectively are connected with the first and second in series and the third in parallel with them. Find the capacitance of the combination. देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास 3 संधारित्र हैं, 5 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के। इनमें से शुरू के 2 फर्स्ट और सेकंड जो है एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब कि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं और जो तीसरा कैपेसिटर है संधारित्र है वो इन दोनों के साथ समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है। तो हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं लेट माना C1 जो है हमारे पास 5 माइक्रोफैरेड, C2 इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 4 माइक्रोफैरेड और C3 इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 3 माइक्रोफैरेड। तो फर्स्ट और सेकंड जो कैपेसिटर है ये हमने पॉइंट ले लिया A। फर्स्ट कैपेसिटर हमने ले लिया जो C1 है इक्वल्स टू 5 माइक्रोफैरेड, ये कनेक्टेड है सेकंड कैपेसिटर के साथ C2 के साथ जिसकी वैल्यू है 4 माइक्रोफैरेड, पॉइंट ले लेते हैं B। और जो हमारा थर्ड है वो इनके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है इस तरह से C3 इक्वल्स टू 3 माइक्रोफैरेड। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हमें A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। यहाँ पे C1 and C2 are connected in series combination. जो हमारे पास C1 और C2 धारिता के 2 संधारित्र हैं वो आपस में श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। तो तुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
जैसे हम बोलते हैं तुल्य धारिता 1/CS, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो हमने ले लिया 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस C2 की वैल्यू है हमारे पास 4। ये हमें मिलेगा 1/CS इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम लेने पे आएगा ये आपका 20, 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9/20। CS इक्वल्स टू हमें मिलेगा 20/9। इट मीन्स 2 पॉइंट, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2.22 माइक्रो फैरेड। इस तरह से CS की वैल्यू हमें मिल गई 2.22 माइक्रो फैरेड। लेकिन जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया, ये दोनों सीरीज में थे, जब हमने इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला इन दो कैपेसिटर का, तो हमें मिला CS इक्वल्स टू 2.22 माइक्रो फैरेड। अब ये डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। पॉइंट A एंड B, और इसके साथ कनेक्टेड है हमारे पास C3। ये जो है आपका ये CS है। देन CS एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP इक्वल्स टू CS प्लस C3। CS की वैल्यू है हमारे पास 2.22 प्लस C3 की वैल्यू है हमारे पास 3। CP इक्वल्स टू मिलेगा 5.22 माइक्रो फैरेड। इस तरह से ये हमारे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या तुल्य धारिता का मान जो है 5.22 माइक्रो फैरेड आ जाता है। चलिए नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इफ C1 इक्वल्स टू 3 पिको फैरेड एंड C2 इक्वल्स टू 2 पिको फैरेड। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में C1 और C2 का भी कैपेसिटेंसेस लिए गए हैं और इनकी वैल्यू आपको दी गई है 3 पिको फैरेड और 2 पिको फैरेड। तो आपको बिंदु A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। यहाँ पे C1 की वैल्यू जो है वो 3 पिको फैरेड, C1 इक्वल्स टू 3 पिको फैरेड, C2 इक्वल्स टू 2 पिको फैरेड, अगेन 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड एंड 3 पिको फैरेड। आपको यहाँ तुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। हम इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करके डिफरेंट वे में बनाते हैं। देखिए, ये हमने पॉइंट A को ले लिया, A से एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, हमने एक साइड से स्टार्ट किया है। A से हमने एक कैपेसिटर जोड़ लिया C1। अब फिर से एक कैपेसिटर जुड़ा है उसके साथ C1 के, और ये टर्न होके C2 है तो इसे हमने जोड़ दिया कुछ इस तरह से C2। अगेन ये C2 जो है जुड़ा हुआ है C1 से, ये हमारे पास आ गया C1, और ये C1 फिर से जुड़ा हुआ है इस C1 से, और वो C1 जुड़ा हुआ है बिंदु B से। ये हमने ले लिया C1 और ये आपका पॉइंट B। हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 एक कैपेसिटर छूट चुका है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो कैपेसिटर है ये C1, ये 4 C1 के बीच पे है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हमारा पहला C1, दूसरा C1, तीसरा और ये चौथा, इसके बीच में हम कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से ये हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे ये वाला जो C1 है, C1, C2 और C1, ये तीनों देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, लगातार ये एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं। C1, C2 and C3 are
कनेक्टेड इन सीरीज, ये जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो तुल्य धारिता जो होगी हमारे पास, मान लेते हैं, माना तुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम C डैश मान लेते हैं। C डैश इक्वल्स टू 1/C, क्योंकि ये सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं, C1, C2 और C1। तो 1 हमने C डैश लिया है, इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C1। 1/C डैश इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/C1 की वैल्यू है 3 प्लस C2 की वैल्यू है 2, अगेन C1 की वैल्यू है हमारे पास 3। इनका जब हम एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, तो आता है 6। इस तरह से ये हमको मिलेगा 2 प्लस 3 प्लस 2, ये आपको मिल गया 7/6। 1/C डैश इक्वल्स टू 7/6, या फिर हम इसे बोल सकते हैं C डैश इक्वल्स टू 6/7 पिको फैरेड। यहाँ पे हमने इन तीनों को सॉल्व किया है। इन तीनों को सॉल्व करके हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक आया है, हमारे पास C डैश इक्वल्स टू 6/7। अब ये जो हमारा डायग्राम है कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। A C1, इन तीनों को हमने कन्वर्ट करके एक कैपेसिटेंस निकाल लिया है C डैश। इस तरह से ये आपका C1, अगेन C1, अगेन C1। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो C1 है, C डैश है, और ये जो C1 है, ये आपका कनेक्टेड है पैरेलल में। C dash and C1 are connected in parallel. So equivalent capacitance, equivalent capacitance यानी कि तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, ये हम मान लेते हैं C डबल डैश इक्वल्स टू C डैश प्लस C1। C डैश की वैल्यू है हमारे पास 6/7 और C1 की वैल्यू है हमारे पास 3। ये आपका देखिए C1 के बीच में C2 कनेक्टेड है, ये आपका C2 हुआ। तो हमारे पास ये आपका C डैश एंड C2, तो C डैश एंड C2 are connected in parallel, so equivalent capacitance is C dash plus C2। C2 की वैल्यू है हमारे पास 2। तो इस तरह से ये हमें मिलेगा C डबल डैश इक्वल्स टू 7 प्लस 6 प्लस 14 इक्वल्स टू आ गई आपके पास 20/7 पिको फैरेड। अब हम ये जो हमारे पास C डैश और C2, इनको जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला है C डबल डैश। हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा। A, ये आपका C1, ये आपका C डबल डैश एंड अगेन ये है हमारे पास C1। पॉइंट ले लेते हैं D। C1, C डबल डैश एंड C1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, समांतर क्रम में ये जो है आपस में जुड़े हुए हैं। तो तुल्य धारिता मान लेते हैं C है, तो C इक्वल्स टू हमें मिलेगा C1 प्लस C डबल डैश प्लस C1 की वैल्यू है हमारे पास, सारी की वैल्यू रख देते हैं। C इक्वल्स टू C1 की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस C डबल डैश की वैल्यू है हमारे पास 20/7 और C1 की वैल्यू है हमारे पास अगेन 3। इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 61/60 विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 1 पिको फैरेड। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। द इफेक्टिव
capacitances of two capacitors are 3 microfarad and 16 microfarad when they are connected in series and parallel respectively. Compute the capacitance of each capacitor. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो संधारित्र जिनकी तुल्य धारिताएं क्रमशः 3 माइक्रोफैरेड और 16 माइक्रोफैरेड है, जब वे श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में उन्हें जोड़ा जाता है, प्रत्येक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हमारे पास दो कैपेसिटर है, माना C1 व C2। धारिता की दो संधारित्र है। Let C1 and C2 be the capacitor. C1 plus C2 जब दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, जब ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो C1 plus C2 इक्वल्स टू Cp इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है 16 माइक्रोफैरेड एंड when they are connected in series, और जब वे श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 3 माइक्रोफैरेड। सो in parallel combination समांतर क्रम संयोजन में Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2। Cp इक्वल्स टू हमारे पास है C1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। C2 की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है कि Cp की जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है 16 माइक्रोफैरेड। तो इस तरह से हमारे पास C1 प्लस C2 इक्वल्स टू आ गया 16 माइक्रोफैरेड। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे फर्स्ट। इन सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम संयोजन में 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल्स टू 1/CS। 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल्स टू 1/CS। 1/CS की वैल्यू हमको 3 माइक्रोफैरेड दी है, CS की वैल्यू हमें 3 माइक्रोफैरेड है, तो 1/CS की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/3। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1/3 माइक्रोफैरेड। इनको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा C1 C1 प्लस C2, इन दोनों का एलसीएम और C2 का क्रॉस मल्टीप्लाई C1 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो C2 प्लस C1 आएगा, उसे हम अरेंज करके C1 प्लस C2 अपॉन में C1 इंटू C2 इक्वल्स टू 1/3 माइक्रोफैरेड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट C1 प्लस C2 इक्वल्स टू है हमारे पास 16 माइक्रोफैरेड। C1 प्लस C2 की वैल्यू हम रख देंगे 16 अपॉन C1 C2 इक्वल्स टू 1/3। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट, हमें मिलेगा C1 C2 इक्वल्स टू 16 और 3 का गुणा कर दीजिए तो आपको मिलेगा 48। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे सेकेंड। बट हमारे पास एक फॉर्मूला है C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमें C1 माइनस C2 की वैल्यू नहीं मालूम है तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, C1 प्लस C2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 16 है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया 16 का स्क्वायर, 16 स्क्वायर माइनस 4 इंटू C1 इंटू C2 की वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन सेकेंड से 48। इस तरह से हमें मिलेगा C1 माइनस C2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 256 माइनस 48 इंटू 4 दैट इज 192 इक्वल्स टू मिलेगा आपको 64। C1 माइनस C2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिलेगा 64। तो C1
माइनस C2 इक्वल्स टू √64 इक्वल्स टू 8। C1 माइनस C2 इक्वल्स टू हमें मिल गया 8। इक्वेशन ले लेते हैं 3। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ देने पे समीकरण 1 हमारे पास है C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 16 एंड C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 8। इस तरह से ये हमारे पास आएगा C2 एंड C2 कैंसिल, C1 प्लस C1 आ गया आपके पास 2C1 इक्वल्स टू 16 एंड 8। जोड़ दीजिए आप 4 एंड 2। इस तरह से C1 इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 24/2 इक्वल्स टू 12 माइक्रोफैरेड। C1 की वैल्यू हमें मिल गई 12 माइक्रोफैरेड। इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ C1। इस प्रकार C1 की धारिता 12 माइक्रोफैरेड और C2 की धारिता जो है वो 4 माइक्रोफैरेड है। इस तरह आज हमने वान डी ग्राफ जनरेटर और सम न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।